बड़े बंगले की 36 बहुरानियां। शीला देवी सोकर उठी तो पंडित जी आए बैठे थे। मालकिन, पंडित जी आए हैं। ठीक है, उन्हें चाय पानी दो, मैं आ रही हूँ। भाग्यवान, बंगले में कोई पूजा पाठ करवाना चाह रही हो जो पंडित जी को सुबह सुबह बुला लिया। अरे नहीं जी, पूजा पाठ नहीं करवानी है। मैंने पंडित जी को विक्रम की फोटो और जन्म पत्री दे रखी है, इसलिए आजकल पंडित जी उसके लिए रिश्ते ढूंढ कर ला रहे हैं। हो सकता है आज भी कोई रिश्ता ढूंढ कर लाए होंगे। बस ठाकुर जी कृपा करे और बात बन जाए। शीला देवी काफी समय से अपने बेटे विक्रम के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ रही थी, पर उन्हें उनके मन मुताबिक लड़की नहीं मिल रही थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह तो आगे की कहानी में पता चलने वाली है। राम राम पंडित जी। राम राम शीला बहन, बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की का रिश्ता लेकर आया हूँ। आपको एक ही नजर में लड़की पसंद आ जाएगी। पंडित जी, लड़की की फोटो तो मैं बाद में देखूंगी, पहले आप ये बताओ कि लड़की 36 गुणों वाली ही ढूंढी है ना? 36 में से 34 गुण मिल रहे हैं, बस 2 ही गुण कम हैं। वैसे ये भी बहुत अच्छा मिलन है। 2 गुण कम है, इसी बात का तो गम है। पंडित जी, मुझे अपने विक्रम के लिए 36 के 36 गुणों वाली लड़की ही चाहिए। अगर आप कोई ऐसी लड़की दिखा सकते हो तो आप बताना, वरना मैं बिल्कुल भी हाँ नहीं करूंगी। ठीक है शीला बहन, फिर तो आपको उसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि ऐसी कुंडली ढूंढने के लिए तो समय लग जाएगा। अच्छा, चलता हूँ, राम राम। भाग्यवान, इतने अच्छे गुण तो मिल रहे थे लड़की के हमारे विक्रम के साथ। अगर ऐसी लड़की ना मिली तो हमारे विक्रम की शादी में देरी हो जाएगी। क्या तुम नहीं चाहती हो कि हमारी भी बहू आए, पोते पोती के साथ हम खेलें? सुंदरलाल गुस्से में अपने कमरे में चले गए। पति की बातें सुनकर शीला देवी के मन में घबराहट होने लगी और उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि कहीं सचमुच विक्रम के लिए 36 गुणों वाली लड़की न मिली तो क्या विक्रम की शादी एक संस्कारी लड़की से नहीं होगी? शीला देवी के मन में ऐसी बातें पहले नहीं आती थी, पर जब से वो अपनी सहेली कल्याणी के घर से लौटी थी तब से उन्हें इस बात का वहम हो गया था कि अगर कुंडली में 36 गुण नहीं मिलते तो पति पत्नी के बीच कलेश होते हैं, घर में सुख शांति नहीं रहती। इसी वजह से शीला देवी के मन में ये बात घर कर गई और उन्होंने ठान लिया कि अब वो अपने बेटे की शादी 36 गुणों वाली लड़की से ही करवाएंगी। शीला देवी ठाकुर जी को बहुत मानती थी। शीला देवी ने प्रण किया कि जब तक ठाकुर जी उनकी ये इच्छा पूरी नहीं करते तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। घर में सबने समझाने की बहुत कोशिश की, पर शीला देवी नहीं मानी। माँ, मेरी शादी करवाने के चक्कर में तुम अपनी सेहत से खिलवाड़ क्यों कर रही हो? अरे छोड़ो ये 36 गुणों की बातें, मैं तुम्हें ऐसा भूखा प्यासा नहीं देख सकता। खा लो माँ। जब तक ठाकुर जी मेरी पुकार नहीं सुनेंगे मैं अन्न का एक निवाला भी नहीं खाऊंगी और पानी का एक घूंट भी नहीं पीऊंगी। शीला देवी ने जब ये व्रत रखा तो पूरे बंगले का माहौल बदल गया। सुबह से शाम तक सब उन्हें मनाते रहे, पर वो एक ही बात पर अड़ी रही। रात बीत गई। शीला देवी ठाकुर जी के मंदिर में बैठी थी। दीपक जल रहा था। आंखों में थकान थी, पर विश्वास भी उतना ही अडिग। शीला देवी वहीं मंदिर में सो जाती हैं। अचानक ठाकुर जी प्रकट होते हैं। अपना नाम सुनकर शीला देवी चौंक कर उठती हैं। शीला, उठो शीला। कौन कौन बोल रहा है? मैं, तुम्हारे ठाकुर जी। ठाकुर जी, आपने मुझे दर्शन दिए। मैं जानती थी आप मेरी पुकार जरूर सुनेंगे। कहो शीला, क्या वर मांगना चाहती हो? प्रभु, बस एक ही वरदान चाहिए। मेरे बेटे विक्रम की शादी एक ऐसी लड़की से करवा दीजिए जिसके साथ मेरे विक्रम के पूरे 36 गुण मिल जाए। शीला, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पुत्र की कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं जिसमें उसका विवाह 36 गुण मिलान वाली कन्या से हो। किंतु तुम्हारे पुत्र का विवाह जिस भी कन्या के साथ होगा वो बहुत ही गुणवती होगी। प्रभु, आप तो कह रहे थे कि आप मेरी इच्छा पूरी करोगे, पर अब आप मना कर रहे हो। ये तो कोई बात नहीं हुई प्रभु। आप तो अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हो। आप मेरी मनोकामना पूरी कर दो न प्रभु। मेरे विक्रम का विवाह उस कन्या से करवा दो प्रभु, जिसके साथ विक्रम के 36 गुण मिल जाए। ठाकुर जी जानते थे कि आशा देवी मानने वाली नहीं है, पर अपने भक्त को सही मार्ग दिखाने के लिए भगवान को लीला करनी पड़ती है, और ऐसा ही कुछ ठाकुर जी ने भी किया। शीला, एक उपाय है जिससे तुम्हारे पुत्र के गुणों के साथ तुम्हारी बहू के 36 गुण मिलेंगे। कैसा उपाय प्रभु? ठाकुर जी के हाथों में 36 रंग बिरंगे फूल झिलमिलाने लगे। हर फूल में एक अलग सुगंध, एक अलग आभा थी, जैसे हर फूल कोई गुण अपने भीतर छिपाए बैठा हो। शीला, कल प्रातः सूर्योदय के समय इन 36 फूलों को मेरे चरणों में अर्पित करना।
हर फूल के साथ अपने मन में अपने बेटे और उसकी बहू के लिए शुभ भाव रखना। तुम्हें तुम्हारी पसंद की बहू मिल जाएगी, पर ध्यान रहे कोई भी फूल जमीन पर ना गिरे। अगर एक भी फूल गिरा तो जो वरदान तुम मांग रही हो वो कुछ अलग रूप में पूरा होगा। इतना कहकर ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। शीला बहुत खुश थी। अगले दिन उसने पूजा की तैयारी शुरू की और फूलों को गिनकर ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाने लगी। अचानक एक फूल जमीन पर गिर गया और सभी फूलों में से 36 कन्याएं प्रकट हो गई। सभी बहुत सुंदर साड़ी और श्रृंगार से सजी धजी थी। तुम सब कौन हो? अरे सासू माँ, आपने हमें नहीं पहचाना? हम आपकी बहुएं हैं, इस बड़े बंगले की 36 बहुरानियां। ये क्या हो गया ठाकुर जी? मैंने तो आपसे 36 गुणों से संपन्न एक बहुरानी मांगी थी। यहाँ तो 36 बहुरानियां मेरे सामने खड़ी हैं। सासू माँ, मैं आपके लिए गरम गरम चाय बनाती हूँ। अरे चाय रहने दो, मैं सासू माँ के लिए ठंडी ठंडी लस्सी बनाऊंगी। तुम दोनों रहने दो। सासू माँ, सबसे पहले मेरे हाथ की बढ़िया नींबू चीनी वाली शिकंजी पीने वाली है। क्यों सासू माँ? बिल्कुल नहीं, पहले सासू माँ मेरे हाथों के बने गरम गरम आलू के पराठे खाएंगी, वो भी दही के साथ। ठाकुर जी ने कहा था फूल जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। मुझे लगता है मेरे से फूल जमीन पर गिर गया और तभी ये सब हो रहा है। अब मैं क्या करूंगी? पूरे बंगले में अफरा तफरी मच गई। 36 बहुरानियां इधर उधर घूमती रहती थी। धीरे धीरे 36 बहुओं में आपस में झगड़े शुरू हो गए। सुनिए, आज आप ये सफेद कमीज पहनिए। नहीं, आप नीली कमीज पहनेंगे। बिल्कुल नहीं, आज आप ये गुलाबी कमीज पहनोगे। नहीं सफेद, नहीं काली पहनोगे। सभी बहुएं आपस में बहस करने लगी। विक्रम गुस्से में झल्लाकर बोल पड़ा, मैं किसी की भी पसंद की कमीज नहीं पहनूंगा। मैं कमीज पहन ही नहीं रहा आज। मैं कुर्ते पजामे में जा रहा हूँ। अब तुम सब खुश हो ना? अब मेरे जूते कहाँ हैं? जूते? रुकिए, मैं अभी पॉलिश करके लाती हूँ। तुम नहीं, मैं पॉलिश करके लाऊंगी जूते। अरे अरे, तुम सब यहीं रुको, जूते पॉलिश करके मैं लाऊंगी। फिर से सभी बहुओं के बीच तू मैं शुरू हो गई। विक्रम गुस्से में बाहर गया। माँ, अगर ऐसे चलता रहा तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। विक्रम गुस्से से घर से बाहर चला गया। उसकी बात सुनकर शीला देवी सिर पकड़कर बैठ गई। माँ जी, मैं आपका सिर दबा दूं? एक काम करो, तुम सब मिलकर मेरा गला दबा दो। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने ठाकुर जी से ऐसा वरदान मांगा। हे ठाकुर जी, मुझे इतनी सारी बहुएं नहीं चाहिए। मुझे आप वही गुणवती, सुशील, संस्कारी, सीधी सादी बहू दे दो जो मेरे विक्रम के भाग्य में थी। शीला की पुकार सुनकर ठाकुर जी प्रकट हुए। शीला, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुम्हें अपनी भूल का बोध हो गया है। एक गुण कीमती होता है, न कि गुणों की संख्या। पति पत्नी के रिश्ते में मेल जरूरी है, न कि 36 का मिलान। तुम्हारे पुत्र के भाग्य में जो कन्या थी वह केवल 2 गुणों से कम नहीं थी, बल्कि उसमें प्रेम और विश्वास के 2 ऐसे अमूल्य गुण थे जो कुंडली के 36 गुणों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थे। ये सभी 36 बहुएं मेरी ही लीला से यहाँ आई थी। अब इनके जाने का समय आ गया है। अपनी भूल को सुधारो और अपने पुत्र का विवाह एक अच्छी कन्या से करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार के साथ है। शीला देवी ने सोच लिया था कि अब वो अपनी गलती को सुधारेंगी। शीला बहन, ये वही लड़की है जिसके 34 गुण मिल रहे थे। मैंने इसके बारे में और पता किया है। ये बहुत ही संस्कारी और सुशील है। इसके मन में सबके लिए प्रेम और आदर है। पंडित जी, हमें और कुछ नहीं देखना, हमें ये रिश्ता मंजूर है। शीला देवी ने समझ लिया था कि घर की सुख शांति कुंडली के मिलाने से नहीं, बल्कि मन के मेल और सुशील स्वभाव से आती है। विक्रम की शादी एक बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या सुमन के साथ हो जाती है और बंगले में रौनक आ जाती है। शीला देवी बहुत प्रेम के साथ अपनी नई बहू सुमन का बड़े बंगले में स्वागत करती हैं। आज सुमित्रा बहुत खुश थी, और वो होती भी क्यों नहीं। आखिर उसका बेटा उसके लिए बहू जो ला रहा था। अपनी माँ को इतना खुश देखकर सुमित्रा की पड़ोसन सुमित्रा से कहती है, बहन, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तेरा बेटा लव मैरिज करके इस घर में बड़े घर की बहू ला रहा है, और बड़े घर की जितनी भी लड़कियां होती हैं वो सारी घमंडी होती हैं। अरे बहन, तो क्या हुआ अगर वो बड़े घर से आ रही है तो? अरे आखिर हमारा घर छोटा थोड़ी ना है। हमारा घर घर नहीं बल्कि बंगला है, बंगला। और वो इतने बड़े बंगले की इकलौती बहू रानी होगी। और मैं जानती हूँ मेरी बहू दिखने में जितनी सुंदर है उतना ही अच्छा उसका स्वभाव भी होगा। हाँ आंटी जी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे मेरी भाभी भाभी के रूप में नहीं बल्कि माँ के रूप में आ रही है। भैया भले ही लव मैरिज कर रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी भाभी बहुत अच्छी होगी। अगर ऐसी बात है नंदिनी तो बहुत अच्छी बात है।
भगवान करे तुझे और तेरी माँ को ऐसी बहू मिले जो इस बंगले को बंगला नहीं बल्कि घर बना कर रखे, क्योंकि भले ही बंगले ऊंचे और शानदार दिखते हैं, लेकिन कई बार उन बंगलों में खुशियां नहीं होती। इस तरह वो सब आपस में बात कर रहे थे कि तभी बाहर ढोल और नगाड़ों की आवाज आती है और उस आवाज को सुनकर सुमित्रा खुश होकर तुरंत किचन में जाती है और वहां से आरती की थाली लिए दरवाजे पर पहुंच जाती है और वो अपनी बहू नेहा और बेटे रवि की आरती उतारकर अपनी बहू से कहती है, बहू अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर घर में प्रवेश कर। माफ करना माँ जी, बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने अपना घूंघट हटाया, और अगर मैं इस कलश को अपने दाहिने पैर से गिराऊंगी तो अन्न को लात लगेगी और मैं नहीं चाहती कि मैं अनाज को लात मारूं और अन्न का अपमान करूं। नेहा के मुंह से ये बात सुनकर मानो सुमित्रा खुशी से फूले नहीं समाती और वो अपनी बहू से कहती है, लेकिन बहू ये तो रिवाज है और इस रिवाज को करना ही पड़ेगा। इतने अच्छे संस्कार देख सुमित्रा की पड़ोसन का मुंह बंद हो जाता है और देख लिया बहन, बड़े घर की बेटी के संस्कार। अरे अगर मैं खुद की पसंद की लड़की लाती ना तो वो भी इस तरह अनाज का अपमान सहन नहीं करती, लेकिन इसके संस्कार देखो, ये ना तो अनाज को लांग कर घर में आई और ना ही किसी से बदतमीजी करी। इसे कहते हैं संस्कार। हाँ बहन, तू बिल्कुल सही कह रही है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन अभी भी इतना ही कहूंगी कि थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, सारी रस्में खत्म हो चुकी है तो मैं अपने घर चलती हूँ। इतना बोलकर पड़ोसन वहां से चली जाती है तो वहीं सुमित्रा के चेहरे पर एक अलग चमक थी। उसे लग रहा था कि उसकी बहू सर्वगुण संपन्न है, पर क्या उसकी बहू सच में सर्वगुण संपन्न थी? ये तो आगे पता चलने वाला था। अगली सुबह जब सभी लोग सोकर उठते हैं तो सुमित्रा देखती है कि अब तक नेहा सोकर नहीं उठी। तभी सुमित्रा नेहा के कमरे में जाती है और उससे बोलती है, बहू रानी, सुबह के 8 बज गए हैं, 9 बजे रवि को ऑफिस जाना होता है, जल्दी से उठकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करो। सुमित्रा के बार बार जगाने पर भी नेहा नहीं उठती और ये देख सुमित्रा को थोड़ी हैरानी होती है। हे भगवान, मेरी बहू कोई नींद की गोली खाकर सोई है या फिर शादी के अगले ही दिन स्वर्ग सिधार गई। जो भी है, एक बार इसे हिलाकर देखती हूँ। इतना बोलकर सुमित्रा अब जैसे ही नेहा को हिलाकर उठाने लगती है तभी नेहा गुस्से में उठकर अपनी सास पर भड़कते हुए कहती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? अरे ये कौन सा तरीका है जगाने का? बहू, सुबह के 8 बज गए, आज तेरी पहली रसोई है और तू इस तरह अब तक सो रही है। अरे अच्छे संस्कार और घर की बहुएं इतनी देर तक नहीं सोती। और वैसे तू अपनी सास से किस तरह से बात कर रही है? माँ जी, मैं अपने घर में ना सुबह 11 बजे से पहले नहीं उठती थी और आप है कि यहाँ मुझे 8 बजे उठा रही है। अरे अगर आपको अपने बेटे की इतनी परवाह है ना तो एक काम करो, या तो खुद सुबह का ब्रेकफास्ट बना लो या फिर किसी नौकर को रख लो, क्योंकि मैं इस घर में इस तरह काम नहीं कर सकती। अरे मैं बड़े घर की इकलौती बहुरानी जो हूँ, और वैसे भी आपका बेटा अपने लिए पत्नी और इस घर के लिए बहू लाया है, ना कि नौकरानी। अगर आपको नौकरानी वाला काम करवाना है तो चुपचाप इस घर में मेड लगवा दीजिए। सुमित्रा के आगे जो पिछली रात उसकी बहू थी वो कुछ और थी, लेकिन आज सुबह उसकी बहू का रूप बदला हुआ था। ये देखकर सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कुछ ना बोलते हुए किचन में जाती है और चुपचाप सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। तभी वहां नंदिनी आती है और अपनी माँ को इस तरह खाना बनाते देख वो उससे सवाल करती है, माँ ये क्या? आज तो भाभी की पहली रसोई थी ना, फिर वो यहाँ ना होकर उनकी जगह आप क्यों खाना बना रही हो? नंदिनी की बात सुनकर सुमित्रा का गला भर आता है और वो अपनी आवाज को संभालते हुए नंदिनी से कहती है, बेटा नंदिनी, तेरी भाभी बहुत थकी हुई है, इसलिए उसकी आंखें नहीं खुली। जगाने गई थी मैं उसे, लेकिन फिर भी बेचारी उठ नहीं पाई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज का खाना मैं बना लूं, फिर कभी उससे पहली रसोई करवा लेंगे। नंदिनी अपनी माँ की बात सुनकर चौंक जाती है, पर वो सुमित्रा से कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। अब जब सभी लोग ब्रेकफास्ट करने आते हैं तो नंदिनी देखती है कि उसकी भाभी बिना नहाए धोए, बिना ब्रश किए खाने की टेबल पर बैठ गई है। ये देख नंदिनी अपनी भाभी नेहा से कहती है, भाभी आप ना तो नहा कर आई और ना ही ब्रश करके, सॉरी आपको नहीं लगता ये बैड मैनर्स है? माफ करना ननद जी, लेकिन ये बंगला जितना आपका है ना उससे कहीं ज्यादा मेरा है। इस घर में जो मैं चाहूंगी वही होगा। और हाँ माँ जी, मैंने आपको कहा था ना इस घर में एक मेड रखवा लो। बेकार में क्यों अपनी मेहनत बढ़ा रही हो? आपका बूढ़ा शरीर है, बूढ़ी हड्डियां हैं, अगर चटक गई तो लेने की देनी हो जाएगी। नेहा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अब नंदिनी भी हैरान हो चुकी थी और तभी नंदिनी कहती है, माफ करना भाभी,
लेकिन अगर आप अमीर घर से आई हैं तो ये मत भूलो कि हम भी अमीर घर आने के लोग हैं। और रही बात नौकर नौकरानी की, तो हमारे घर नौकर नौकरानी पहले से लगे हुए थे, लेकिन उन्हें भी कुछ काम आ सकता है। हर कोई आपके लिए अवेलेबल नहीं हो सकता है। देख रहे हो रवि अपनी बहन को किस तरह कैची की तरह अपनी जुबान कचर कचर चला रही है। नेहा की बात का रवि भी कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप ब्रेकफास्ट करके वहां से ऑफिस चला जाता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ नेहा ने अब तक अपनी पहली रसोई नहीं की थी। ऐसे ही एक शाम सुमित्रा अपनी बहू के पास जाती है और उससे कहती है, बहू दरअसल आज मेरी तबीयत खराब है और तुम तो जानती हो कि इस घर के नौकर अपने घर गए हुए हैं। एक काम करो, आज का खाना तुम बना लो। जैसे ही आराम मिलेगा वैसे ही मैं खाना बना लूंगी। माफ करना माँ जी, लेकिन मैं बड़े बंगले की बहू रानी हूँ। मैं इतनी छोटी रसोई में खाना नहीं बना सकती। अगर ननद जी का कमरा और रसोई एक साथ होते तो कुछ बात बन सकती थी। जहाँ नेहा ये बात कर रही थी तो वहीं नंदिनी भी उसकी ये बात सुनते हुए आती है और अपनी भाभी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहती है, अच्छा तो अब आपकी नजर मेरे कमरे पर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा कमरा किचन से अटैच है। वाह भाभी वाह। बस कर नंदिनी, क्यों छोटी छोटी बात पर बहस करने लगती है अपनी भाभी से। अरे वो बड़ी है तुझसे। माँ की बात सुनकर नंदिनी मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, क्योंकि जितनी सीधी सुमित्रा थी उतनी ही टेढ़ी उसकी बेटी थी। नंदिनी को उम्मीद थी कि उसकी भाभी आएगी और बिल्कुल सहेली की तरह रहेगी, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है जब उसकी घमंडी भाभी आती है। तो थोड़ी देर बाद सुमित्रा अपनी बेटी के पास जाती है और उसे खाना बनाने के लिए कहती है, और इस तरह नंदिनी मुंह बनाते हुए आज रात का खाना बनाकर तैयार कर देती है। अब जब देर रात सभी लोग खाना खा रहे थे तो नेहा एक बार फिर खाने में कमी निकालते हुए कहती है, हे भगवान कितना गंदा खाना बना है। अरे ऐसा लग रहा है किसी नौसिखिया ने खाना बनाया। ना तो इसमें नमक का पता है और ना ही मसाले का, अगर है तो सिर्फ और सिर्फ मिर्च। अगर इतना ही गंदा खाना लग रहा है तो खुद खाना बना लेती ना भाभी आप। अरे जब आपको माँ ने खाना बनाने के लिए कहा था तो आपसे इस छोटे से किचन में घुसा नहीं गया, लेकिन खाना खाने के दौरान आपका मुंह बराबर चल रहा है। नंदिनी, ये कौन सी तमीज है अपनी भाभी से बात करने की? भला कोई अपनी भाभी से इस तरह बात करता है? माफ करना माँ, लेकिन अगर आप अपने नए रिश्ते को इसी तरह हवा देती रही ना तो आपके पुराने रिश्ते खोखले हो जाएंगे। और इस घर में जो हर वक्त ये गाना गाती रहती है, बड़े बंगले की बहुरानी हूँ, अरे उस बहुरानी को तो कुछ बनाना आता ही नहीं। इस बंगले की ये बहुरानी नहीं बल्कि बड़े बंगले की घमंडी बहुरानी है, जिसे ना तो अपनी सास से बात करने का सलीका है और ना ही ननद से पेश आने का तरीका। ये तो बस चार लोगों के आगे अच्छा दिखने का नाटक करती है ताकि बाहर के चार लोग इन्हें अच्छा कहें और हमें बुरा। देख रहे हो रवि तुम किस तरह तुम्हारी बहन बात कर रही है मुझसे। नंदिनी बिल्कुल सही कह रही है नेहा। जब से तुम इस घर में आई हो तब से कोई ना कोई कमी निकाली जा रही हो। माना कि तुम अमीर घर से आई हो, लेकिन गरीब हम भी नहीं। अगर तुम बड़े घर की बेटी हो तो तुम अब बड़े बंगले की बहू भी हो। तुम्हें एक वेल एजुकेटेड एंड सेटल्ड लड़का मिला है, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ अपने घमंड में रहती हो। देखो नेहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें एक संस्कारी बहू बनकर रहना पड़ेगा, और अगर तुम इस तरह घमंड में रहोगी तो दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। जा सकती हो तुम यहाँ से। रवि की बात सुनकर अब नेहा को ये एहसास होता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, क्योंकि नेहा रवि से बहुत प्यार करती थी और वो उससे दूर नहीं होना चाहती थी। इसलिए अब वो अपने नेचर में बदलाव लाती है और सभी से माफी मांगती है। धीरे धीरे वो अपने ससुराल में एडजस्ट हो जाती है और अब वो सभी के साथ बड़े ही प्यार से रहने लगती है। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट